नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पर्यावरण अर्थात ईवीएस की तैयारी कर रहे थे, जिसका या जो सीटेट दिसंबर 2022 में हमको 30 नंबर देने वाला है। ठीक है, तो उस इसमें हम लोगों ने ईवीएस पेडागोजी और ईवीएस का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो पिछले सालों में या पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पेपर आपको कराया गया है विभाग द्वारा, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2014 के दोनों पेपर को सॉल्व कर लिया था। एक साल में 2 पेपर होता है, तो 2014 के दोनों पेपर को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो अपने उसी पेपर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीटेट सितंबर 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग एक और पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सितंबर 2015 के पेपर को और उसको अच्छे से बनाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, आराम से पढ़िए और सब क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पेपर का कलर लाल है, तो हम अपने जो हमारा मार्कर है उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। हमने ब्लैक कर लिया है। चलिए देखिए, लिखा है पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम, ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्कअप दिया गया है सबसे कम, यानी कि शिक्षिका जो है वो प्रश्न पूछ रही हैं, तो जो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है आप वो बताइए, यानी कि जो सबसे कम महत्व का चीज़ है उसको हमें बताना है। पहला लिखा है कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। दूसरा लिखा है चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप प्रश्न पूछेंगे ना तो बच्चों का जो चिंतन का लेवल है वो बढ़ेगा। अगला है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, ये भी सही है। आगे है प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं, ये भी सही है। तो ये तीन तो हमारे सही हैं। ठीक है, प्रश्न पूछेंगे तो ये तीन कारण तो होंगे, लेकिन जो सबसे कम होगा ये चिंतन। जब आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे ना तो ऐसा नहीं है कि उनका चिंतन समाप्त हो जाएगा, मतलब वो सोचेंगे नहीं, वो बिल्कुल सोचेंगे। जैसे आपने मान लीजिए पूछ लिया कि ताजमहल सफ़ेद है, तो सफ़ेद क्या क्या होता है, तो सारी चीज़ों को सोचने लगेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो आप उनके चिंतन को सीमित नहीं कर सकते, बल्कि उनका चिंतन बढ़ेगा। तो आपसे यही पूछा था कि सबसे कम प्राथमिकता वाला कौन सा कारण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हो यहाँ पे, जो फर्स्ट नंबर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन 62, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है आपसे। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए या क्या करना चाहिए, यानी कि सामाजिक अध्ययन का कोई शिक्षक है, वो कोई क्रियाकलाप कराना चाहता है और समूह बनाकर, तो सबसे पहली प्राथमिकता उसकी क्या होनी चाहिए। पहला नंबर, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, बिल्कुल सही है, ये तो होना ही चाहिए कि सभी लोग भाग लें और सहयोग दें। दूसरा, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग होगा तो उनमें जेंडर डाइवर्सिटी का रोल आएगा था, लिंग भेद का कारण उत्पन्न होगा। उनको अंकों के अनुसार समूह बनाएं, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। केवल 2 समूह बनाएं, ये भी गलत है। तो जो हमारा पहला नंबर ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी की सहभागिता सुनिश्चित करें, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, ये बार बार कलर क्यों चेंज, एक मिनट रुकिए जरा। तो देखिए, इसका कलर बार बार चेंज हो रहा है, इसको हम थोड़ा चेक कर देते हैं। देखिए, तो जो पहला नंबर ऑप्शन है सभी की सहभागिता सुनिश्चित करें, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, क्या लिखा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण, देखिए प्राथमिक स्तर पर, ये बार बार कलर क्यों जो है, देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर कहीं आपको रटना मिल जाए, व्याख्या मिल जाए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आप फटाक से ऑप्शन ढूंढिए कहाँ ऐसा है कि जो जो रटने फटने पे कहा हो, ऐसा कुछ कहे तो हो जाए। चलिए पढ़ लेते हैं।
यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत, ये तो भाई होना चाहिए, एकीकृत तो हमें करना चाहिए। आगे लिखा है, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती हो। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि मतलब बालक किस परिवेश से आते हैं। क्या हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि बच्चे अगर कमजोर घर से आ रहे हैं तो उस हिसाब से, और मजबूत घर से आ रहे हैं तो उस हिसाब से? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो यही कह रहा है कि क्या नहीं होना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। लेकिन चलिए हम आगे के ऑप्शन को देख लेते हैं। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं पर शामिल करती है, यहाँ ये होना चाहिए कि घटनाओं को शामिल करेंगे तभी उनका ज्ञान बढ़ेगा। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, अब देखिए दो चीजें हो गई, एक हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है और एक हमारा फोर्थ नंबर। लेकिन इन दोनों में जो फोर्थ नंबर है वो ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि हमें परिभाषाओं पे फोकस नहीं करना है। यहाँ जो लिखा है कि ना कि शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करता हो, ये सही है। देखिए भाई, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं तो अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। पाठ्यक्रम तो एक ही होना चाहिए, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को हम किस प्रकार से शिक्षा दें। लेकिन ये जो परिभाषा और अमूर्त धारणा की जो व्याख्या कहा है ना, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि परिभाषा बताते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे क्या कहा था, प्राथमिक स्तर पर, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या है कि प्राथमिक स्तर पर, देखिए एक सेकंड, देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, तो ये परिभाषाओं और अवधारणाओं की यहाँ व्याख्या हमें नहीं करनी है। ठीक है, एनसीएफ 2005 देखिए लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन के मतलब जो पर्यावरण का अध्ययन हम लोग करेंगे, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रभावित नहीं करती। प्रभावित मतलब वो एनसीएफ 2005 में ऐसा क्या है जो नहीं दिया गया है। जैसे विषयानुसार उपागम, ये तो दिया गया है कि भाई जैसे जैसे विषय हो वैसे वैसे आप उपागम कीजिए। उपागम मतलब होता है समाधान कीजिए। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को जोड़ना, ये भी कहा गया है। हस्तपरक क्रियाकलाप, ये भी कहा गया है कि बच्चों को हस्तपरक क्रियाकलाप कराए जाएं ताकि उनका नॉलेज इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, ये है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 ने कभी नहीं कहा है कि आप तकनीकी शब्दावली से बच्चों को रटवाइए, याद कराइए, परिचित कराइए। ठीक है, ऐसा उसने कतई नहीं कहा है। ठीक है, उसने उपागम के बारे में भी बताया है, बच्चों के अनुभव को जोड़ने के बारे में भी बताया है, हस्तपरक क्रियाकलापों भी बल दिया है, लेकिन इस पे बल नहीं दिया है। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास में बताया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, इसमें लिख रहा है कि देखिए इसमें लिख रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। मानचित्र मतलब अगर बच्चा मैप बनाना चाहता है तो उसको क्या क्या जानना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट होगा। पहला देखिए, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, हाँ ये उसको जानकारी होना चाहिए, कौन स्थान कहाँ है और किस दिशा में है। दूसरा, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, बिल्कुल, जब उसको दिशाओं का ही ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे बताएगा कि भारत अमेरिका के किस दिशा में है या अमेरिका रूस के किस दिशा में है, तो ये जानकारी उसको होनी चाहिए। तीसरा है आपका प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, ये भी होना चाहिए कि अगर ऐसे ऐसे प्रतीक बना है तो उसका मतलब मंदिर होगा, ऐसे प्रतीक बना है तो उसका मतलब सड़क होगा या नदी होगा। ठीक है, तो इसकी भी समझ बच्चे में होनी चाहिए। चौथा है स्केल और पैमाने के अनुसार ड्राइंग। देखिए ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको ड्राइंग बनाने आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानों की समझ होनी चाहिए, दिशाओं की समझ होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारा जो ये प्रतीकों और स्केलों की समझ होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से क्या करते हैं नक्शा बना पाएगा या मैप बना पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक कक्षाओं में। ठीक है, देखिए इसका कलर गड़बड़ हो गया, एक सेकंड देखिए।
अच्छा वाइट हो गया है, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सम्मिलित नहीं है या संबंधित नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि नहीं वाला जब शब्द आए तो आप ढूंढिएगा क्या, रटना, व्याख्या, ये जहां आपको दिख जाए वही होगा नहीं वाला का उत्तर। तो देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन में है ना, रट कर याद कर लेना, सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, ये प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस का कतई उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिक हैं जिससे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका, देखिए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती। तो किसका समर्थन नहीं करती, चलिए देख लेते हैं। बच्चों को खोज के लिए पर्याप्त स्थान मिले, इसका समर्थन करती है, बच्चे जितना खोज करना चाहे करें। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चे करके सीखें, ये भी सही है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, ये भी उद्देश्य है। तो ये जो लिखा है ना कि बच्चे कम गलतियां करें, इसका वो समर्थन नहीं करती। मतलब कहने का है बच्चे गलतियां करें, कोई दिक्कत नहीं है, गलती करेंगे उनको सुधारेंगे वो सीख जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि ईवीएस कहता है जो बच्चा गलती करेगा उसको मार के बाहर निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो ईवीएस किसका समर्थन नहीं करती, बच्चे गलतियां कम करें, वो चाहती है बच्चे गलतियां करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा सा आप चलिए समझ लेते हैं, फिर हम इसको बढ़ाएंगे आगे। देखिए क्या लिखा है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे, तो यही टॉपिक हमारा क्या है, पौधे, पौधे के अंतर्वस्तु का चयन किया है। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। सीखने के लिए क्या क्या उन्होंने किया, समूहों में पत्तियों को संग्रह करना बताया, पत्तियों के आकार, स्वरूप, अन्य विशेषताओं पर चर्चा किया, अपना वनस्पति संग्रहालय बनवाया, यानी कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को बनाया उन्होंने, मतलब लगाया और दिखाया। साथ ही साथ पत्तियों के बारे में चर्चा किया और समूहों में मतलब ग्रुप में पत्तियों को इकट्ठा किया। अब इतना उनका करने का क्या प्रोत्साहन है, क्या उद्देश्य है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखते हैं। इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, फिर आ गया ना, नहीं वाला आ गया ना। तो नहीं वाला देखिए जहां होगा रट कर ज्ञान थोपना, ये सब नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने पत्ती इकट्ठा करवाई, अलग अलग पत्तियों के बारे में बताया, अलग अलग वनस्पति संग्रहालय बनवाया। और अब बताइए इन चारों में से उनका उद्देश्य कौन सा नहीं होगा। तो पहले बच्चे परस्पर क्रिया अवलोकन और सहयोग करें, ये तो होना चाहिए, ये बिल्कुल होगा। देखिए आ गया ना, उनके नाम याद करें, तो जहां याद करने वाला आया नहीं में, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ईवीएस की थोड़ी सी प्लस पॉइंट है कि जहां पे याद करना रटना आया वो गड़बड़ा जाता है, वही हमें आंसर हम वहां से ट्रिक से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो जहां रटने वाला आया आंसर हम सही कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए इसको हम लोग समझते हैं। क्या लिखा है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, फिर आ गया वही, तो नहीं आ गया, चलिए देखते हैं। पहला लिखा है कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, हाँ ये तो होता है। बच्चे के पूर्व आकलन के साथ तुलना, ये भी होता है। शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखना, सूचना, ये भी सही होता है। मतलब बच्चे किस हिसाब से सीखते हैं उसी हिसाब से हमें बताना है। लास्ट जो ऑप्शन देखिए लिखा है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर, ये गलत है। ठीक है, ये हमें नहीं करना चाहिए। शिक्षिका जब भी पढ़ाए या जब भी अवलोकन करे तो ये कतई न सोचे कि बच्चे हिंदी में तेज हैं, बच्चे ईवीएस में तेज हैं, बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं, बच्चे संस्कृत में कमजोर हैं तो भाड़ में जाएं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको सब पक्षों को ध्यान देना है, लेकिन यहाँ तो लिखा है केवल कुछ पक्षों पर, इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और समझिए वो कहना क्या चाहता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि अगर शिक्षार्थियों का आकलन करते समय टीचर किस बात पे ध्यान न दे या किस बात पे उसे कम ध्यान देना चाहिए, तो यही हमारा राइट आंसर है। कौन सा, कि उसे कुछ पक्षों पर ध्यान करना वाला जो है ये गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए लिखा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय, समुदाय मतलब होता है लोग, आसपास के लोग,
सीखने सिखाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? मतलब जो आसपास के लोग हैं वो सीखने सिखाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? देखिए, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह बहुत सस्ता संसाधन है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार, बुजुर्ग और व्यक्ति होते हैं। देखिए, तो लगभग चारों ऑप्शन सही है लगभग, लेकिन हमें दी बेस्ट चुनना है। तो इसमें से जो दी बेस्ट है वो पहला वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब समुदाय से लोग मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, तो उनसे रियल कांटेक्ट होगा। ठीक है, वास्तविक स्थिति में कांटेक्ट होगा और बच्चे उनसे डायरेक्ट सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका फर्स्ट वाला। आगे देखिए देखिए, ये सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपसे कहा है कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाता है। ठीक है, कहिए जाता है 30 अगस्त को। आप जरा इसको ध्यान रख के रहिएगा, 30 अगस्त। और आप अगस्त देखें कितने महीने का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त होता है 31 का। और ये कब निकला रहा है? दोपहर के 1:30 बजे। ठीक है, यानी कि 13:30 मतलब 1:30 बजे। और 1 सितंबर को पहुंचता है कितने बजे? 7:30 बजे। तो आपसे कह रहा है कि इस बीच उसने दूरी कितनी तय की है? 2268। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों स्टेशनों के बीच औसत चाल क्या थी। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी तो हमारे पास है भाई, दूरी तो हमारे पास है। कितना है दूरी? 2268। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है समय। समय कैसे निकालेंगे? देखिए, 30 अगस्त को चला है वो, 30 को चला है, 31 को चलेगा, 1 को पहुंचा है। मतलब 30 को 1:30 बजे चला, 31 को आया 1 दिन, 1 को आया 2 दिन, पूरा कितना हो गया? 48। अगर वो 1:30 बजे चला था दोपहर में, और अगर 1:30 बजे ही पहुंचता तो कितना घंटा लेता? 48 घंटा। लेकिन वो 1:30 बजे नहीं, 7:30 बजे ही पहुंच गया है। कितना देर पहले? और इसी 1:30 को उसने कहा है 13 बजे। तो 13:30 से 7:30 पे आइए, 6 घंटा पहले ही पहुंच गया। यानी कि 48 घंटा में से 6 घंटा माइनस कर देंगे, कितना हो गया? 42 घंटा पहले पहुंच गया। कितना देर पहले? 42 घंटा पहले पहुंच गया। तो अब आप जब इसको 42 से 2268 को भाग देंगे तो आपका जो औसत चाल आएगा वो कितना आएगा? 54। ठीक है, 54। कितना आएगा? 54 मीटर पर सेकेंड। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, या आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2268 और ये आपका हो गया कितना था? 42। ठीक है, ये होता है मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकेंड में कर लीजिए 5/18 से। 18 इसको भाग दीजिए, 18 एकम 18, 4 बचा 46 हो गया, 18 दूना 36। ठीक है, कितना हो गया? 18 दूना 36 और 18 छक्के 108। ये पूरा पूरा कट गया। फिर 126 आ गया, इसको आप 42 से कर दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 42 3 है। ठीक है, तो 3 बचे 15 आएगा। ठीक है, हाँ अच्छा 15 आएगा। ठीक ठीक, सॉरी सॉरी। तो जो ये आपका मीटर पर सेकंड में आप निकालेंगे तो 15 आएगा। देखिए, अभी हमने यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, तो आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आया। देखिए, जब भी हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में आए तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग कितने से गुणा करते हैं? 5/18 से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 72। इसमें देखिए क्या लिखा है। लिखा है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। ठीक है, तो नई दिल्ली मान लीजिए यहाँ ऊपर है और चेन्नई यहाँ नीचे है। तो कह रहा है नई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। अपनी रेल यात्रा में उसे या उसकी गाड़ी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की कोई संभावना नहीं है? देखिए, जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है और ये इधर नहीं बहती, इधर उल्टा बहती है। ठीक है, इधर बहती है। तो सीधी सीधी बात है, आप दिल्ली से जब यहाँ जाएंगे चेन्नई, तो ये नर्मदा नदी बीच में नहीं आएगी। ठीक है, बाकी आपकी गोदावरी नदी भारत के बीचों बीच से जाती है, गंगा नदी भी एकदम ऊपर से जाती है बीचों बीच से, और जो कृष्णा नदी है वो भी नीचे से बीचों बीच, यानी कि जो भारत का जो हमारा नीचे ये सेक्शन है, ऐसे ऐसे बहती है नदियाँ। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये 3 नदियां तो बीच में पड़ जाएंगी, लेकिन जो हमारी नर्मदा नदी है ये बीच में नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जब आप दिल्ली से कहाँ जाएंगे, चेन्नई, तो नर्मदा नदी आपके बीचों बीच नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपको लिखा है कि हमारे देश में या हमारे देश के स्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो जब मैंने आपको यात्रा वाला पार्ट पढ़ाया था जिसमें व्यक्ति अपने लोनार यानी कि बुलेट से जब यात्रा कर रहा था, मैंने आपको बताया था एक जगह वो गया था, वहाँ रेगिस्तान पूरा ठंडा था। तो वो कौन सा जगह था? लद्दाख था। ठीक है, लद्दाख का जो रेगिस्तान है बहुत ही ठंडा है, इसलिए उसको विश्व भर में ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74। देखिए जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था बहुत अच्छे से बताया था कि चीज़ों को बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत ऐसे छोटे छोटे टर्म में पूछेगा, आप परेशान हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक, ठीक है, अध्ययन की पुस्तक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक पाठ है जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसको किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? हमारे क्या थे? हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 से बने थे, और 1969 के लगभग 2 साल से 2.5 साल तक ये राष्ट्रपति रहे थे। तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें एक पाठ है, पाठ का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसको किसने लिखा था? हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने लिखा था। तो ये पूछ लिया, हो सकता है क्वेश्चन को अगली बार घुमा दे, कह दे कि हमारे पाठ्य पुस्तक में उसी से ठंडा उसी से गर्म पाठ है, इसको किसने लिखा था? तो आप जानते रहिएगा किसने लिखा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने। ठीक है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या थे? हमारे राष्ट्रपति थे। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या लिखा है? खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? यानी कि जब आपको भोजन संरक्षित करना है तो इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही नहीं है? कच्चे आम को आप अचार बना दीजिए, ये बिल्कुल सही है। आलू को आप चिप्स बना दीजिए, ये भी सही है। सेब को जैम बना दीजिए, ये भी सही है। दूध से पनीर नहीं होता। दूध को आप उबाल के रख सकते हैं, लेकिन दूध से पनीर जो है ये कोई संरक्षण का अच्छा काम नहीं, क्योंकि पनीर भी समय के साथ धीरे धीरे खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूध के साथ पनीर। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है घरों के बारे में नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं। पहला है निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं। दूसरा है पेड़ के तनों पर लकड़ी से बनी ढालू छतें। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर। पत्थर, गारा, चूना और मिट्टी की मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। इतना आपको बता दिया घरों की 5-6 क्वालिटीज। आपसे कह रहा है कि लेह और लद्दाख में घरों में, लेह लद्दाख में जो घर होते हैं ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। लो, तो लेह लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि लेह लद्दाख में 2 मंजिला घर होता है, नीचे वाले मंजिला में जानवर रहते हैं और कोई खिड़की नहीं होती। तो पहला नंबर ऑप्शन तो हमारा राइट हो गया लेह लद्दाख का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेह लद्दाख में जो ये घर होता है ये इनकी जो छतें होती हैं कैसी होती हैं? ढालू होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? ढालू। ढालू मतलब जैसे कि जब बर्फ वगैरह पड़े तो छटक के बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पेड़ पे तो है नहीं, ये घर होता हमारा पत्थर पे, तो हमारा दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर कह रहा है आपसे ये पत्थर, गारा और चूने की बनी मोटी दीवारें होती हैं। हाँ, ये भी सही है। लेह लद्दाख में जो घर होते हैं पत्थर के होते हैं, मोटे गारे और चूने से बने होते हैं, और इनके जो फर्श होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। ठीक है, फर्श जो होते हैं वो लकड़ी के, यानी कि ए, डी और ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए, डी और ई। फिर से सुन लीजिए, लेह लद्दाख में जो घर होता है डबल मंजिला होता है। नीचे के मंजिले में जानवर रहते हैं, ऊपर इंसान। नीचे कोई खिड़की नहीं होती, तो पहला आंसर सही हो गया। साथ ही साथ ये पूरा घर किसका होता है? पत्थर और चूने का, तो ये आंसर सही हो गया। और जो ये फर्श होता है, फर्श जो होता है वो लकड़ी का होता है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन हमारे इसमें सही थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। तो ध्यान रखे रहिएगा, हो सकता हो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लोहे के तार
कौन इस्तेमाल करता है घोंसला बनाने में? तो कौन करता है? कौवा। ठीक है, लेकिन हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे। कह रहा है कि एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती। तो ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बड़े इंटरटेन तरीके से बताया था कि कोयल देखती है सबसे ऊंची डाली पे कौन घोंसला बनाया है? कौवा। उसी में अपना अंडा दे देती है। तो आपसे बस यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता और अंडे कौवे के घोंसले में रख देता है? तो हमारी क्या आंसर हो जाएगी? कोयल। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? देखिए सौंफ बीज है, गेहूं बीज है, काली मिर्च। साबूदाना जो है ये बीज नहीं है। ठीक है, साबूदाना पूरा पेड़ ही होता है, उसको एक फली टाइप का होता है, उसको तोड़ लेते हैं और उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, जरूरत की चीजें। तो जो साबूदाना है वो बीज नहीं है। ठीक है, बीज मतलब सीड नहीं है। आगे देखिए लिखा है कि रेहाना अपने परिवार के साथ कहाँ जाती है? केरल। वहां उसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला से ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप केरल में जाएंगे तो केरल में घर में ही एक पेड़ लगा के ऊपर फल पाया जाता है जो कि होता है नारियल, और नीचे क्या पाया जाता है? नीचे पाया जाता है टैपियोका। तो यहाँ आपसे क्या ऑप्शन में दिया है? नारियल। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घरों में लगाए जाते हैं, कहाँ? केरला में क्या होता है? नारियल। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से या बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। बीज मतलब दाना, जिसके बीच में दाना होता है, आप उसको उसी पहचानिए और उसको लिखिए। देखिए आलू में तो कोई दाना होता ही नहीं है, टमाटर में होता है, नाशपाती में होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, करेला में होता है, प्याज में नहीं होता और खीरा में होता है। तो बस ये दो में नहीं होता, बाकी सब में होता है। आप देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। शायद हम मेरे हिसाब से ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा ये ऐसे जोड़े हैं जिसमें बीज होता है, यानी कि दाना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। नीता आंध्र प्रदेश जाती हैं, वहाँ दो साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती। देखिए ये भी पिछले पेपर में पूछा था। देखिए लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, घुमा फिरा के। तो 2014 में पूछा था, 2015 में पूछ लिया। क्या पूछा है कि जो साड़ियाँ जो बनाई जाती है उस पर क्या डिजाइनिंग होती है, क्या कलाकारी होती है? तो मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में एक गाँव है पोचमपल्ली। क्या है? पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली कलाकारी कहाँ प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन आप देखिए यहाँ पोचमपल्ली यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो काजीपुरम जो है ये तमिलनाडु में है। तो कलमकारी और पोचमपल्ली ये कहाँ की कला शैली है? ये है आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए लिखा है कि कौन सी बीमारी रुके हुए इकट्ठा पानी से हो सकती है? तो जहाँ पानी रुकता है वहाँ क्या पैदा हो जाते हैं? मच्छर। और मच्छरों से क्या पैदा हो जाता है? मलेरिया। तो रुके हुए पानी से हमें कौन सा रोग हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो देखिए एनसीईआरटी की पुस्तक में जितना दिया है उतना ही आपसे एग्जाम में पूछेगा, बाकी ये फालतू को परेशान न होइए। तो इन जोड़ों में जो असम का बिहू नृत्य है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि असम में जो बिहू नृत्य है बहुत ही फेमस है। इनका एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है जो यहाँ के लोग मनाते हैं। तो इसमें जो राइट जोड़ा है, जो सही जोड़ा है वो क्या है? असम का बिहू नृत्य या बिहू डांस। आगे देखिए एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। देखिए एस्किमो जो प्रजाति होती है वो ठंडे प्रदेशों में रहती है। देखिए जो भी क्लास में चीज़ें छूट गई होंगी हम लोग उसको यहाँ पेपर पे तय कर लेंगे, एकदम अच्छे से समझ लेंगे। आपसे क्या कह रहा है कि एस्किमो प्रजाति के घर जो अपने घर बनाते हैं इग्लू। इग्लू होता है बर्फ का। देखिए बर्फ के घर जब भी बनाए जाते हैं ऐसे ऐसे मोटी मोटी दीवारों को ऐसे ऐसे लगा के बना देता है, यहाँ एक और ऐसे बर्फ का दीवार, और इनके बीच में जो गैपिंग होती है ना, ये हवा को बाहर नहीं जाने देता। जब हवा बाहर नहीं जाएगी तो अंदर का माहौल पूरा गर्म रहेगा। यही आपसे पूछता है। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए एस्किमो प्रजाति के लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं और घर किसका बनाते हैं? बर्फ का। क्लियर है?
चलिए आगे देखिए, आपसे कह रहा है कि बरगद के पेड़ों की जड़ें नहीं है। कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? कल देखिए खेजड़ी के बारे में पूछा था, आज बरगद के बारे में पूछ लिया। चलिए देखते हैं। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्राप्त करती हैं, बिल्कुल सही है। आप जानते होंगे कि बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं ऐसे से निकल करके ऐसे सहायता उनको प्राप्त करती हैं, ठीक है, तो सहायता तो बिल्कुल प्राप्त करती हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये भी सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी सही है, जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। एक और, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये नहीं सही है, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर, क्योंकि नहीं पूछा था ना। तो बरगद के जड़ों की क्या विशेषता नहीं है, वो भोजन इकट्ठा नहीं करती। जैसे आलू जो है वो तना है और भोजन इकट्ठा करता है तो मोटा हो जाता है। अगर बरगद के पेड़ भी ऐसे करते तो वो भी कुठली जैसे हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कह रहा कि एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपको आपकी क्या प्राथमिकता होगी? जैसे मान लीजिए आप पर्यावरण शिक्षक नियुक्त हो गए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? चलिए देख लेते हैं। पहले से पाठ्य योजना तैयार करना, ये हो सकता है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ये भी हो सकता है। शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स, नहीं ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण, ये भी नहीं होगा। तो इन्हीं दोनों में से कंफ्यूजन है कि हमें पहले क्या करना है। तो देखिए आपकी जिम्मेदारी है, सबसे पहले जब आप कक्षा में पहुंचे तो आप देखें कि कौन बच्चा किस हिसाब से सीखेगा, उस हिसाब से आप क्या कर लें, पाठ्य योजना तैयार कर लें। तो अब देखिए, अब मुद्दा ये आ गया कि पहले पाठ्य योजना बनाएं, कि पहले हम देख लें बच्चा कैसे पढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है बच्चे के पूर्व ज्ञान को परखें और समझें बच्चा कहाँ तक जानता है, उसी के अनुसार आप अपनी पाठ्य योजना बनाएंगे। यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा ये, कौन बच्चा धीमी गति से सीख रहा है, इसकी हमें पहचान करनी होगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी पाठ्य योजना को तैयार करेंगे, ताकि तेज सीखने वाला बच्चा भी बोरिंग न फील करे और कम सीखने वाला बच्चा भी कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, अब देखिए तीन चार आंसर इसमें ढूंढना है। कविताएं और कहानियां क्या करती हैं? बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, बिल्कुल सही है। सौंदर्यविद अधिगम प्रवेश प्रदान कर सकती हैं, ये भी सही है। देखिए आ गया ना, व्याख्या कर सकती हैं, ये तो गलत हो गया, व्याख्या व्याख्या नहीं होता। सृजनात्मक और सौंदर्य बोध पोषण कर सकती हैं, हाँ, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए क्या लिखा है। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन का संरक्षण, आपको क्या बताना है, ईंधन का संरक्षण बनाना है। इसके लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे या बेस्ट आप सोर्स लेंगे वो कौन सा लेंगे? पाठ्य पुस्तक, ये तो होता ही है, संदर्भ पुस्तक ये भी होता है, पोस्टर ये भी होता है, समाचार पत्र ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि आप समाचार में बताएंगे कि देखो बेटा वहाँ पेट्रोल खत्म हो गया है, हो सकता हो एक दिन हमारे यहाँ खत्म हो जाए, तब कैसे रहोगे, इसलिए अच्छे से प्रयोग करो। और बच्चे टीवी समाचार पत्र देखते हैं तो उस पर विश्वास भी करते हैं, ठीक है। तो जो बेस्ट इसका तरीका होगा समझाने का वो क्या होगा, समाचार पत्र होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या लिख रहा है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती हैं कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट, सत्र एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जाता है, इन देखिए इन फोल्डरों को कहा जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसा फोल्डर है जिसमें समग्र सामग्री, फाइल, पेन, मिट्टा, रूल सब उसमें भरा जाता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्या है, एक थैला है समझ लीजिए, जिसमें जानकारियों को इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में, ये पाठ का नाम है, क्या नाम है, सुनीता अंतरिक्ष में, शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? मतलब कि ये जो पाठ आपके पुस्तक में रखा गया है, क्यों रखा गया है, इन सब हम कारणों को देखते हैं। देखिए यह घटना
अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, बिल्कुल सही। यानी कि अंतरिक्ष में लोग कैसे रहते हैं इसकी हमें जानकारी प्रदान करती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, वर्णन करती है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन और सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो गया हमारा। थर्ड नंबर है कि स्त्री पुरुष में रूढ़ नहीं, गलत है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि स्त्री गई तो स्त्री जाएगी, पुरुष गए तो पुरुष जाएगा, ऐसा नहीं है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है, ये भी सही है। ठीक है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का मान बिल्कुल 0 होता है, आप वहां चले जाएंगे तो तैरते रहेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा, इसको हम ध्यान समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब इसमें जो ऑप्शन दिया है ABCD भी दिया है। अब हम सी नंबर के ऑप्शन को जरा ध्यान से आप देखिएगा, कह रहा है कि क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा गलत बता दिया, ध्यान समझिएगा। देखिए, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, यानी कि अंतरिक्ष लोग कैसे रहते हैं इसको समझने में ये घटना मदद करती है, ये बिल्कुल सही है। स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, बिल्कुल सही है। यह घटना रूढ़िवादिता को, हाँ ये सही है, रूढ़िवादिता मतलब कि जैसे स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती, इसको ये चुनौती देती है। देखो स्त्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तो ये रूढ़िवादिता, मैंने सब ध्यान नहीं दिया था, रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, हाँ बिल्कुल देती है कि लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं। और लास्ट तो आपका सही है ही, तो ऑप्शन नंबर ABCD चारों सही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा सितंबर 2015 का एग्जाम पेपर, जिसको हमने सॉल्व कर लिया, सारे क्वेश्चन देख लिए। देखिए आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इंग्लिश की क्लास में कोई और पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।